ऐसी सोसाइटी जहां तुम्हारे मटर्नल अंकल यानी मामा का तुम पर अपने फादर से ज्यादा हक है, या फिर ऐसी जगह जहां शादी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ के घर रहने जाता है, ना कि वाइफ उसके घर आती है। क्रेजी, राइट? बिल्कुल। वेल, ये सब इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है। और ये कोई रैंडम ट्रेडिशंस नहीं है, ये एक पूरा लॉजिकल सिस्टम है। एग्जैक्टली। आज हम इन्हीं फैसिनेटिंग सोशल स्ट्रक्चर की दुनिया में एक सफर पर जा रहे हैं। इट्स अ वर्ल्ड सो डिफरेंट येट सो लॉजिकल इन इट्स ओन वे। तो इससे पहले कि हम इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करें, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और हाँ, लाइक करना मत भूलना दोस्त। चलो, लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल इंडिया, अ डीप डाइव इनटू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग द फैब्रिक ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज इन इंडिया। हम 5 मेजर एरियाज कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस, यानी फैमिली और किनशिप। फिर हम जंप करेंगे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पर। उसके बाद हम समझेंगे उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आएगा रिलीजन, द वंडर वर्ल्ड। और आखिर में अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, यूथ डॉर्मेटरी। तो तैयार हो? एब्सोल्युटली। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फैमिली। फैमिली तो सबके पास होती है, लेकिन ट्राइबल इंडिया में इसके कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, ये देखकर हैरान हो जाओगे। हाँ, और ये सिर्फ टाइप्स नहीं है, हर टाइप के पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक है। तो पहला सब टॉपिक, टाइप्स ऑफ फैमिली। बेसिकली 2 तरह की फैमिलीज हैं। पहली सिंपल और न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ मेट्स और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। छोटी फैमिली। हाँ, एकदम छोटी। और दूसरी है एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली, जिसमें और भी रिलेटिव्स जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स सब साथ रहते हैं। पूरा कुनबा एक साथ। एग्जैक्टली। जैसे मेनी इंडियन ट्राइब्स लाइक बिरहोर, परिया, कोरवा, इनमें न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है। ओके। दूसरी तरफ केरला के नयर्स का थारावाड़ एक क्लासिक एग्जांपल है जॉइंट फैमिली का। राइट। तो चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फैमिली हर सोसाइटी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, पर इसका स्ट्रक्चर इतना वेरी क्यों करता है? देखो, ट्राइबल सोसाइटीज में फैमिली का स्ट्रक्चर उनके सर्वाइवल और सोशल इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इतनी डाइवर्सिटी है। बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड ये है कि उनका लाइफस्टाइल उनका फैमिली स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। न्यूक्लियर फैमिली छोटी और मोबाइल होती है, राइट? हाँ, आसानी से मूव कर सकती है। एग्जैक्टली। इसलिए ऑफन हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स के लिए सूटेबल है, जैसे बिरहोर। ओके, मेक सेंस। जबकि जॉइंट फैमिली जैसे नायर्स का थारावाद ज्यादा सिक्योरिटी और मैन पावर प्रोवाइड करती है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज के लिए बेटर है। बिल्कुल, ज्यादा हाथ मतलब ज्यादा काम। तो कोर लॉजिक यही है, लाइफस्टाइल डिक्टेट्स फैमिली स्ट्रक्चर, इट्स अ कल्चरल एडेप्टेशन। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता होगा? बहुत बड़ा। फैमिली टाइप डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज कैसे शेयर होंगे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, और कम्युनिटी में पावर किसके हाथ में रहेगी। सो इन कंक्लूजन, फैमिली सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं है, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। प्रिसाइसली। समझे? हाँ। तो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। श्योर। सो न्यूक्लियर फैमिली में आमतौर पर कौन कौन होता है? जस्ट द पेरेंट्स एंड द अनमैरिड चिल्ड्रन, बहुत लिमिटेड मेंबर्स। और जॉइंट फैमिली का क्लासिक एग्जांपल कौन सा था? द नेयर्स ऑफ केरला का थारावड़, ये नाम जरूर याद रखना। गॉट इट। क्या बिरहोर ट्राइब में जॉइंट फैमिली मिलती है? नहीं, वहाँ मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली हंटर्स एंड गैदरर्स थे। और जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सब मिलकर काम करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इज इट फेयर टू से फैमिली स्ट्रक्चर इज लिंक्ड टू देयर लाइफस्टाइल? एब्सोल्युटली, इट्स अ कल्चरल अडेप्टेशन, दैट्स द की टेक अवे। परफेक्ट। अब प्रैक्टिस के लिए नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉल लाइक इन द बिरहोर ट्राइब, एक्सटेंडेड फैमिली इज लार्ज लाइक द थारावड़ ऑफ द नेयर्स। ग्रेट। तो इसका मिनी रिकैप? In short, tribal families can be simple, nuclear, or complex, joint, depending on their social and economic needs. नेक्स्ट अप, फैमिलीज बेस्ड ऑन मैरिज पार्टनर्स। Okay, ये इस पर डिपेंड करता है कि एक इंसान के कितने पार्टनर्स हैं। मतलब वन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स? हाँ, मोनोगमस फैमिलीज जहां वन हस्बैंड वन वाइफ, ये मोस्ट ट्राइब्स में कॉमन है, ओके। स्टैंडर्ड। और फिर है पॉलीगमस फैमिलीज जहां एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं। राइट। पॉलीगमी के 2 फॉर्म्स हैं, एक है पॉलीजिनी जहां एक हस्बैंड की 2 और मोर वाइफ्स होती हैं, ये ऑलमोस्ट सभी इंडियन ट्राइब्स में मिलता है। और दूसरा? दूसरा है पॉलीएंड्री जहां एक वाइफ के सेवरल हस्बैंड्स होते हैं, जैसे कि टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स और खासास ऑफ जॉनसर बवार इन यूपी। पॉलीएंड्री, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, लेट्स डिस्कस दिस। मैरिज रूल्स किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होते हैं। बिल्कुल। और ट्राइबल सोसाइटीज में मैरिज इज ऑफन अबाउट अलायंसेस एंड इकोनॉमिक्स, नॉट जस्ट लव। सो पॉलीएंड्री के पीछे क्या बैकग्राउंड था? इसके कई रीजंस आते हैं, बट एक बड़ा रीजन था शॉर्टेज ऑफ विमेन। कई बार फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से सेक्स रेशियो टिल्ट हो जाता था। ओह, ओके। तो कोर लॉजिक क्या था, स्पेशली टोडास में? वहां पैटर्निटी को बायोलॉजिकली नहीं बल्कि एक सोशल सेरेमनी से डिसाइड किया जाता था। वेट, व्हाट? बायोलॉजिकल नहीं? बिल्कुल नहीं, एक बो एंड एरो सेरेमनी होती थी। जो भाई ये सेरेमनी परफॉर्म करता, आने वाले सभी बच्चे उसके माने जाते। वाओ। हाँ, जब तक कोई दूसरा भाई ये सेरेमनी ना करे।
कूल ना? दैट इज माइंड ब्लोइंग। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता होगा? ये मैरिज फॉर्म्स प्रॉपर्टी डिवीजन, इनहेरिटेंस और बच्चों के सोशल स्टेटस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सब कुछ इससे जुड़ा था। सो इन कंक्लूजन, मैरिज पैटर्न्स रैंडम नहीं है, दे आर सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। गो अहेड। पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री में क्या डिफरेंस है? Polygyny is equal to one man, multiple wives. Polyandry is equal to one woman, multiple husbands. Simple. पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस करने वाली एक ट्राइब का नाम बताओ। The Todas of Nilgiri Hills. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। टोडाज में पैटर्निटी कैसे डिसाइड होती थी? बायोलॉजिकल टेस्ट से? बिल्कुल नहीं। It was decided by a social ceremony called the bow and arrow ceremony. Social recognition was key. Why did polyandry even exist? What was a major reason? एक बड़ा रीजन था शॉर्टेज ऑफ वुमेन, जिससे सेक्स रेशो मेल्स की फेवर में हो गया था। तो क्या इसका मतलब है कि वहां सेक्सुअल रिलेशंस प्रॉमिस्क्यूअस थे? नॉट एट ऑल। स्ट्रिक्ट रूल्स थे और पैटर्निटी को उस सोशल सेरेमनी से क्लियरली एस्टैब्लिश किया जाता था। कोई कंफ्यूजन नहीं। गॉट इट। अब प्रैक्टिस टाइम। Okay, practicing. Polygyny is one man with many wives. Polyandry, practiced by the Todas, is one woman with many husbands. और मिनी रिकैप। In short, tribal marriage can be monogamous or polygamous, polygyny, polyandry, often as a practical adaptation to their circumstances. चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, फैमिलीज बेस्ड ऑन अथॉरिटी। यहाँ अथॉरिटी और डिसेंट यानी वंश किसके थ्रू ट्रेस होता है, इसकी बात है, फादर या मदर। ओके, तो इसमें दो टाइप्स होंगे? हाँ, पेट्रियार्कल फैमिलीज, डिसेंट फादर से ट्रेस होता है, फैमिली हस्बैंड के घर रहती है, जिसे पेट्री लोकल कहते हैं। मोस्ट इंडियन ट्राइब्स ऐसी ही है। राइट। और दूसरा है मैट्रियार्कल फैमिलीज। यहाँ डिसेंट मदर से ट्रेस होता है, फैमिली वाइफ के घर रहती है, यानी मैट्रिलोकल। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है खासीज ऑफ मेघालय। वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल, वहाँ डिसेंट मदर से ट्रेस होता है। प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, रिलीजन, सब कुछ विमेन के हाथ में है। इतना कि हस्बैंड को हर लॉर्ड कहकर एड्रेस करती हैं, इंडिकेटिंग हर अथॉरिटी। एग्जैक्टली। तो अब सोचो, पावर किसके पास है, मम्मी या पापा? ट्राइबल सोसाइटीज में इसके क्लियर कट सिस्टम्स हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये सिस्टम्स क्यों डेवलप हुए हैं? ये सिस्टम्स डिफाइन करते हैं कि वंश कैसे चलेगा, प्रॉपर्टी किसे मिलेगी और फैमिली का हेड कौन होगा। ये सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का एक तरीका है। तो खासी फैमिली का कोर लॉजिक क्या है? वहाँ फैमिली कैसे बनती है? इन अ खासी फैमिली, अ न्यूक्लियस ऑफ ब्लड रिलेटेड फीमेल्स, मदर, her unmarried children, her married daughters and their husbands form the core. और मर्दों का क्या? उनके अनमैरिड ब्रदर्स भी रहते हैं, पर वो फ्रिंज माने जाते हैं। मर्दों की रिस्पेक्ट है, पर अथॉरिटी वुमेन के पास है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो साफ है। दिस सिस्टम एम्पावर्स वुमेन इन अ वे दैट इज रेयर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, बट इट्स ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम, ये भी याद रखना है। Right. So to conclude, authority structures like patriarchal and matriarchal systems shape the entire social fabric of a tribe. एब्सोल्युटली, Ready for cross questions? ऑलवेज। Matrilineal society का सबसे famous example कौन है? द खासीज ऑफ मेघालय, ये तो बिल्कुल याद रखना है। खासी फैमिली में डिसेंट किससे ट्रेस होता है? मदर से, इसीलिए मैट्रीलाइनियल। वहाँ मर्दों का क्या रोल है? Are they powerless? पावरलेस नहीं, बट अथॉरिटी इज हेल्ड बाय वुमेन। Men are respected, but women are in charge. Okay. Most Indian tribes कौन सा सिस्टम फॉलो करती हैं? Most are patriarchal and patrilineal. Father is the head. और क्या खासी सिस्टम हमेशा से सेम रहा है? नहीं, सॉस कहता है the Khasis are also changing with times. Culture static नहीं होता. Great point. अब practice. Practice. Most Indian tribes are patriarchal. The Khasis are a famous example of a matrilineal society where descent is traced from the mother. और इसका मिनी रिकैप? In short, family authority can be patriarchal, father-centric, or matriarchal, mother-centric, with the Khasis being a prime example of the latter. अब बात करते हैं रिश्तों के जाल की। Next up, kinship. Kinship मतलब रिश्तेदारी। ये दो तरह की होती है। कौन सी दो? I, consanguineous kinship, जो blood या biological ties से बनती है, जैसे parents and children. Blood relations. Correct. और दूसरी है I, affinal kinship, जो marriage से बनती है, जैसे husband and wife या in-laws. Okay. The tribes of India recognize both types, but एक बहुत interesting fact है. क्या? Social recognition can override biological fact. वही थोड़ा polyandry वाला example, bow and arrow ceremony, social paternity establish करती है, which is more important than biological paternity. Right. तो इंट्रोडक्शन तो यही है कि हम रिश्तों के जाल को समझेंगे। हाँ. बैकग्राउंड ये है कि किनशिप रूल्स डिफाइन करते हैं कि कौन किससे शादी कर सकता है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है और प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा। Basically society का rule book. सही कहा। कोर लॉजिक ये है कि इंडिया की ट्राइब्स lineages में डिवाइडेड है. Most patrilineages फॉलो करती हैं, but some like Khasi and Garo of Meghalaya are matrilineages. और ये डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स बाय मैरिज यूनिवर्सल है। हाँ, consanguineous versus affinal. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि किनशिप यूसेजेस सोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं। ये यूसेजेस इंटरेस्टिंग वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर्स क्रिएट करते हैं। सोसाइटी, it sets the rules for social interaction. चलो इस पे थोड़े क्वेश्चंस हो जाएं। पूछो। ब्लड रिलेटिव्स के बीच की किनशिप को क्या कहते हैं? Consanguineous kinship. और मैरिज से बने रिश्तों को? Affinal kinship. क्या ट्राइबल सोसाइटीज में बायोलॉजिकल टाइज हमेशा सोशल टाइज से ऊपर होते हैं? Not necessarily. The Todas are a prime example जहां social recognition यानी ceremony biological fact को override करती है। गुड। खासी और गारो ट्राइब्स में कौन सा लीनिएज सिस्टम है?
दे हैव मैट्रिलिनिएजेस, वंश माँ से चलता है। किनशिप का सोसाइटी पर सबसे प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्या होता है? It governs behavior through kinship usages, which are basically rules of conduct. Social map ही यही है। अंडरस्टूड। अब प्रैक्टिस क्यों? Okay, let's practice. Blood ties are consanguineous kinship, marriage ties are a final kinship. और इसका मिनी रिकैप। In short, kinship, both by blood, consanguineous, and marriage, a final, forms the basic structure of tribal social life. अब आते हैं उन एक्चुअल रूल्स पर। हमारा अगला टॉपिक है किनशिप यूजेजेस। Let's get into the really quirky stuff. These are specific rules of behavior between relatives. जैसे पहला है avoidance. कुछ relatives के बीच avoidance या दूरी रखी जाती है। ओके, दूसरा, इसका उल्टा, joking relationships. कुछ relatives के बीच extreme familiarity और मजाक मस्ती अलाउ होती है। कूल। फिर है avuculate, जिसमें maternal uncle यानी मामा का अपने nephew nieces की लाइफ में स्पेशल रोल होता है। और फिर amitate, जिसमें paternal uncle यानी बुआ का स्पेशल रोल होता है। और सबसे अजीब, कुवार्ड। ये क्या है? ये एक अजीब प्रथा है जहां वाइफ के चाइल्ड बर्थ के टाइम हस्बैंड भी बीमार होने का नाटक करता है और टबूज फॉलो करता है। वाह, लेट्स डिग डीपर। अवॉइडेंस का एग्जांपल क्या है? बहुत सी ट्राइब्स में अ डॉटर इन लॉ और पेरेंट्स इन लॉ के बीच अवॉइडेंस कॉमन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक एल्डर ब्रदर अपनी यंगर ब्रदर्स वाइफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। और जोकिंग रिलेशनशिप। ओरांस और बाइगाज में अ मैन एंड हिज वाइफ्स यंगर सिस्टर के बीच जोकिंग रिलेशनशिप होती है। हो ट्राइब में ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच भी। एवुंकलेट कहाँ कॉमन है? ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी जैसे खासीज, गारोज, नायर्स में कॉमन है। मामा का स्पेशल ऑब्लिगेशन होता है अपने नेफ्यू की तरफ, इवन प्रॉपर्टी भी उसको दे सकता है। राइट, क्योंकि वंश बहन से चलता है। एग्जैक्टली। और कुवेड, खासी, टोडा, हो, ओरांव जैसी ट्राइब्स में मिलता है। मालिनोव्स्की ने इसे पैटर्नल अफेक्शन सिक्योर करने का एक सोशल मैकेनिज्म माना। सो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? ये रूल्स क्यों बने? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि अवॉइडेंस पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। फ्रॉइड इसे सेक्सुअल अट्रैक्शन प्रिवेंट करने का तरीका मानते हैं। और जोकिंग का कोर लॉजिक? जोकिंग रिलेशनशिप्स ऑफन इक्वालिटी और पोटेंशियल सेक्सुअल रिलेशनशिप इंडिकेट करती हैं, जैसे अ मैन एंड हिज वाइफ्स यंगर सिस्टर के बीच। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो क्लियर है। दीज यूसेजेस मेक डेली लाइफ प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रक्चर्ड। हाँ, they reinforce social norms. In conclusion, kinship usages, however strange they may seem, are social tools for maintaining order and defining relationships. लेट्स डू अ क्विक क्विज ऑन दिस। Shoot. डॉटर इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच दूरी रखने को कौन सा यूसेज कहते हैं? Avoidance. और साली वाइफ्स यंगर सिस्टर के साथ मजाक मस्ती? That's a joking relationship. किस टाइप की सोसाइटी में अवंक्युलेट, मामा का स्पेशल रोल कॉमन है? Matrilineal societies, जैसे खासीज और नेर्स। मेक सेंस, राइट? It does. कुवार्ड में क्या होता है? The husband mimics the process of childbirth, refrains from active life, and observes certain taboos. मालिनोव्स्की के अकॉर्डिंग कुवार्ड का पर्पस क्या था? To cement the bond of married life and socially secure paternal affection. Basically, बच्चे से bond strong करना. Got it. Time to practice. On? Try saying this. Avoidance creates distance. Joking creates familiarity. Avunculate empowers the maternal uncle, and kuward involves the husband in childbirth. और mini recap? In short, kinship usages like avoidance, joking, avunculate, and kuward are the specific social rules that govern interactions between relatives in tribal India. अब पेट पालने की बात करते हैं. Let's dive into the economic organization of Indian tribes. उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत अलग है. हाँ, यहाँ अंबानी अदानी नहीं बल्कि बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स पूरी करना गोल है। तो पहला टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमीज. ट्राइबल इकोनॉमीज को प्रोडक्शन कंजम्पशन टाइप कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उन्हें कंज्यूम करने के लिए जरूरी है। फूड, सेक्स और शेल्टर, ये 3 प्राइमरी नीड्स हैं। सरप्लस यानी एक्स्ट्रा जमा करने का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट है. बिल्कुल। इमेजिन एक ट्राइब है जो जंगल से कंदामूल इकट्ठा करती है। वो सिर्फ उतना ही लाएंगे जितना आज रात के खाने के लिए काफी हो। कल की चिंता कल करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ये है कि ट्राइबल इकोनॉमी प्रॉफिट के बारे में नहीं, सर्वाइवल के बारे में है. यस, उनका सिस्टम मॉडर्न एडवांस्ड इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है। हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, जहां सरप्लस और मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी इकोनॉमी बिना करेंसी के चलती है. हाँ, बार्टर सिस्टम या डायरेक्ट एक्सचेंज से काम चलता था। The core logic is that the very notion of surplus is absent because they are not equipped to preserve or store it. और उनका नोमैडिक लाइफस्टाइल भी इससे प्रोहिबिट करता है. करेक्ट। इस नो सरप्लस मॉडल का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि रैपिड डेवलपमेंट का स्कोप कम होता है। जब सारा टाइम खाना ढूंढने में ही चला जाता है तो दूसरी चीजों के लिए वक्त नहीं बचता। So to conclude, Primitive economies are geared for immediate satisfaction of basic needs, not for long-term accumulation of wealth. let's test this. ट्राइबल इकोनॉमीज को जनरली क्या कहते हैं? Production consumption type? इसका क्या मतलब हुआ? They produce mainly for their own consumption, not for surplus or for profit. क्या उनकी इकोनॉमीज में सरप्लस का कॉन्सेप्ट है? No, the very notion of surplus is quite natural at this stage of technological development. So, no. उनकी इकोनॉमी करेंसी के बिना कैसे चलती थी? Through barter and direct exchange of goods,
no cash needed. नो सरप्लस लाइफस्टाइल का एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है? It limits the scope for rapid development in other spheres of life. Survival first. ओके, प्रैक्टिस टाइम। Practice. Tribal economies are production consumption type and generally lack the concept of surplus. एंड अ मिनी रिकैप। In short, tribal economies focus on immediate subsistence and lack to drive for surplus accumulation found in modern economies. अब देखते हैं कि वो काम क्या क्या करते हैं। Next up, categories of economic activities. ब्रॉडली। उन्हें इन categories में divide कर सकते हैं. I, food gatherer and hunter. ओके। 2, shifting cultivator. 3, cultivator. 4, pastoralist. 5, artisan. And 6, industrial labor. काफी वैरायटी है। बहुत. For example, Kadar tribe of southern India food gathering और hunting करती है. असम के ट्राइब्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कॉमन है. टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स पैस्टरलिस्ट हैं। हाँ, उनकी लाइफ बफेलोज के आसपास घूमती है. और अगारियाज वेल नोन आयरन स्मेल्टर्स यानी आर्टिसंस हैं. राइट। तो हर ट्राइब का काम करने का तरीका अलग है। लेट्स डिस्कस दिस। बैकग्राउंड ये है कि ये क्लासिफिकेशन उनकी डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बेस्ड है. बट याद रखना, कोई भी ट्राइब एक्सक्लूसिवली एक ही काम नहीं करती. दे माइट डू सम हंटिंग अलोंग विद कल्टीवेशन. ओके, तो फूड गैदरर्स एंड हंटर्स के बारे में बताओ। ये फास्ट वैनिशिंग कैटेगरी है. ये लोग फॉरेस्ट्स में रहते हैं और एडिबल रूट्स, फ्रूट्स, हनी, स्मॉल एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. ई.जी. जारवा ऑफ अंडमान आइलैंड्स, चेंचू ऑफ आंध्र प्रदेश. और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? ये लोग जंगल के एक प्लॉट को साफ करके, पेड़ों को जलाकर और उसकी राख में सीड्स ब्रॉडकास्ट करके खेती करते हैं. जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो नए प्लॉट पर शिफ्ट कर जाते हैं. इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं. फिर आते हैं कल्टीवेटर्स। ये परमानेंट प्लाउ कल्टीवेशन करते हैं, लाइक द रेस्ट ऑफ द पेजेंट्री ऑफ इंडिया, जैसे संथाल, ओराउन, मुंडा. और पास्टोरलिस्ट्स? इनकी लाइवलीहुड कैटल ब्रीडिंग पर डिपेंड करती है. टोडास, बफेलोज, गुज्जास ऑफ हिमाचल, काउज, बफेलोज. आर्टिसंस भी हैं? यस, अगारियाज, आयरन स्मेल्टर्स, इरुलाज, बैम्बू मैट्स. और आखिर में इंडस्ट्रियल लेबर. ये एक न्यू फिनोमेनॉन है. Tribes migrate to industrial areas for work. So in conclusion, this shows the vast economic diversity among Indian tribes. बिल्कुल. From simple hunting to working in modern industries. Time for a quick quiz. Slash and burn agriculture का दूसरा नाम क्या है? Shifting cultivation. नॉर्थ ईस्ट में इसे झुम कहते हैं. Pastoralist tribe का एक एग्जांपल दो। The Todas of Nilgiri Hills, who are famous for their buffaloes. Agarias tribe किस काम के लिए जानी जाती है? They are well known iron smelters यानी artisans. फूड गैदरिंग ट्राइब्स में सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास प्रेजर्वेशन की टेक्निक्स नहीं होती और उनका नोमैडिक एग्जिस्टेंस इससे रोकता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्राइब्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? It provided livelihood but also caused social disintegration, a double-edged sword. Got it. Let's practice. Let's practice the 6 categories. Food gatherers, shifting cultivators, pastoralists, artisans, and industrial labor. और a quick recap. In short, Indian tribes engage in a wide range of economic activities from hunting and gathering to industrial labor, often mixing multiple strategies for survival. अब आते हैं काम के बंटवारे पर. डिवीजन ऑफ लेबर. कौन क्या काम करेगा? Primitive societies में ये mainly physiological factors जैसे sex, infancy, old age और physical disability पर based होता है. मतलब मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े अलग-अलग काम करते हैं. हाँ, जनरली men hunting और big game में जाते हैं, जबकि women food gather करती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं और घर का काम करती हैं. लेकिन इसमें भी अजीब नॉर्म्स हैं. बहुत. फॉर एग्जाम्पल, प्रम्पर की जाने वाली टोडा वुमन को सेक्रेड बफलो को टच करना या डेयरी में एंटर करना मना है. और इसका उल्टा? खासी वुमेन ऑफ जोन सरबावर ऑन द अदर हैंड आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. वो सुबह से शाम तक हर तरह का काम करती हैं, जबकि मेन ऑफन रिलैक्स. इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, बट इसका बैकग्राउंड क्या है? सिर्फ प्रैक्टिकल रीजंस हैं या और कुछ भी? It's not just practical, but also has ritualistic and social reasons. जैसे? Core logic ये है कि women की association with menstruation and childbirth को physiological processes से connect करके उन पर कई restrictions लगाए जाते हैं. ओह. For instance, many Indian tribes में men will never cook food in which milk and milk products are used. ये ritualistic ground पर है. Women never go fishing, hunting big game, or for felling trees. और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अब क्या हो रहा है विद इंडस्ट्रियलाइजेशन? Industrialization ने इस traditional division को affect किया है. अब men और women दोनों mines, tea gardens और factories में काम करते हैं. So, to conclude, division of labor in tribal societies is a complex mix of practical needs and deep-rooted cultural beliefs. Perfectly put. Let's do some questions. Tribal societies में division of labor का main basis क्या है? Primarily physiological factors like sex, age, and physical ability. खासी woman of जौनसर परिवार के बारे में क्या स्पेशल बात है? They are exceptionally hardworking, while the men folk are examples of laziness. एकदम उल्टा stereotype है. तोड़ा woman पर क्या restriction है? They are barred from touching the sacred buffalo or stepping into the dairy. कौन से काम आमतौर पर सिर्फ मर्द करते हैं? Hunting big game, felling trees, and they don't become blacksmiths or carpenters. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस डिवीजन को कैसे बदला है? It has blurred the lines. Now both men and women work in factories and mines, often side by side. Great. Time to practice. Practice saying,
Division of labor is based on factors like sex and age, but varies greatly from the hard-working Khasi women to the restricted Toda women. And the mini recap. In short, while a general gender-based division of labor exists, specific roles and restrictions vary dramatically from tribe to tribe. मेरा क्या है, तेरा क्या है? Let's talk property. Property, ownership and succession. प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी टू सोसाइटी बदलता है। ट्राइबल सोसाइटीज में विजिवी कलेक्टिव यानी पूरी कम्युनिटी का और इंडिविजुअल दोनों तरह की ओनरशिप होती है। और succession यानी inheritance के रूल्स भी अलग-अलग होते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, फूड गैदरिंग ट्राइब्स में हंटिंग फॉरेस्ट्स, ट्रीज और टूल्स पर कम्युनिटी का हक होता है। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी? उसे यूज करने की परमिशन होती है, पर वो सोशल रूल से रेगुलेटेड होती है। इनहेरिटेंस के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स? खासीज ऑफ मेघालय में डॉटर्स को प्रॉपर्टी मिलती है। राइट, मैट्रिलिनियल सोसाइटी। टोडा ट्राइब में एल्डेस्ट डॉटर या सन को पूरी प्रॉपर्टी मिलती है। और बदागा ट्राइब में सबसे छोटा बेटा जो घर पर रहता है वो फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। कितने डिफरेंट रूल्स हैं। तो इंट्रोडक्शन तो क्लियर है, इसका बैकग्राउंड क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्राइबल सोसाइटीज पर अप्लाई नहीं हो सकता। उनके लिए जमीन, जंगल, पशु ये सब प्रॉपर्टी हैं। कोर लॉजिक क्या है ओनरशिप का? ओनरशिप के दो टाइप्स हैं, विजावी, कलेक्टिव, सामूहिक, और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी है, बट इट इज ऑफन क्वाइट मीगर। एक इंटरेस्टिंग कस्टम है कि कई ट्राइब्स में डिसीज्ड के इंडिविजुअल यूज की चीजें उसके साथ जला दी जाती हैं। और सक्सेशन के रूल्स? इनहेरिटेंस पैट्रिलिनियल या मैट्रिलिनियल हो सकता है। पैट्रिलिनियल में फादर से सन को, मैट्रिलिनियल जैसे खासीज में मदर से डॉटर को। हर ट्राइब के अपने यूनिक रूल्स हैं। सो इन कंक्लूजन, property and inheritance in tribal societies are deeply tied to their social structure. हाँ, be it collective ownership or specific matrilineal, patrilineal rules. Okay, let's see what we've learned. Tribal societies में ownership के दो main types कौन से हैं? Is collective and individual ownership. खासीज में property किसे inherit होती है? The daughters inherit the property. बडागा ट्राइब में inheritance का क्या रूल है? The youngest son who remains in the house with his parents becomes his father's lawful successor. नागाज में ट्रेडिशनली कैसा ओनरशिप सिस्टम था? They traditionally own the lands of the village collectively. कुछ ट्राइब्स में मरने वाले के सामान का क्या करते हैं? It's a custom among many tribes to burn the items of individual use along with the deceased. Okay, practice Q time. Let's practice. Ownership can be collective or individual. Inheritance can be matrilineal, like the Khasis, or patrilineal with many variations. और इसका मिनी रिकैप? In short, tribal concepts of property include both collective and individual rights, with diverse and specific rules governing inheritance. चलो अब पावर की बात करते हैं. Who makes the rules? Who is the boss? Let's explore the political organization of Indian tribes. और यहाँ भी one size fits all बिल्कुल नहीं है. The variety is just bewildering. हम इसे 3 geographical zones में देखेंगे. नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल और साउथ इंडियन ट्राइब्स। ओके, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स। इस जोन में असम, मेघालय, नागालैंड एक्सेट्रा आते हैं। यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। जैसे खासीज? हाँ, इनके चीफ को सीएम कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक लाइंस पर था। सीएम के पास लैंड या फॉरेस्ट पर कोई पावर नहीं थी। डिसीजंस एक ओपन डोर असेंबली लेती थी जिसमें सभी मेल अडल्ट्स आते थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी? बिल्कुल। फिर गारोज हैं। इनका हेडमैन सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। इंपॉर्टेंट अफेयर्स विलेज काउंसिल्स डिसाइड करते हैं। और नागा ट्राइब्स? वो डेमोक्रेटिक है। कोनाक नागाज का चीफ सैक्रोसैंक्ट माना जाता था। सैक्रोसैंक्ट मतलब? इतना पवित्र कि उसे जमीन टच करना या जर्नी पर जाना मना था। वाओ, सो नॉर्थ ईस्ट में या तो डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी। हाँ, बहुत कॉन्ट्रास्ट है। The core logic is that the political structure reflects their history of either independent villages or powerful chiefdoms. Let's test this. खासीज के चीफ को क्या कहते हैं? सीएम। और क्या सीएम एक ऑटोक्रेटिक रूलर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर ओपन असेंबली के पास थी। नागा ट्राइब्स में क्या एक ही तरह का सिस्टम था? नहीं, बहुत डाइवर्सिटी थी। कुछ ऑटोक्रेटिक, कुछ डेमोक्रेटिक। कोन्याक नागाज के चीफ के बारे में क्या स्पेशल था? वो सैक्रोसैंक्ट माना जाता था एंड ही हैड टू फॉलो मेनी टबूज। गारो ट्राइब में पावर किसके पास थी? विलेज काउंसिल्स के पास। हेडमैन सिर्फ नॉमिनल था। ठीक है, लेट्स गेट अ प्रैक्टिस क्यू। Practice saying the Khasis had a democratic assembly while some Naga chiefs were autocratic, showing great diversity in the northeast. और मिनी रिकैप? In short, political systems in the northeast ranged from highly democratic councils like the Khasis to powerful, almost sacred chiefs among some Naga tribes. अब आते हैं सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स। यहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा की ट्राइब्स आती हैं। इनमें क्लैन सॉलिडारिटी पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। क्लैन सॉलिडारिटी मतलब? एक ही गोत्र के लोगों की एकता। इसकी वजह से उन्होंने बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल? ओरॉन्स, इन्होंने परहा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है जो कई विलेजेस का कन्फेडरेशन है। कन्फेडरेशन यानी महासंघ? हाँ, इसके ऑफिशियल्स होते हैं राजा, दीवान, पंजौरी, कोटवाल, एक पूरी रीजनल गवर्नमेंट जैसी। और मुंदास? इनके विलेज हेडमैन को पहान कहते हैं। 12 विलेजेस मिलकर पट्टी या परहा बनाते हैं जिसके हेड को मंकी कहते हैं। गोंड्स में क्या था? उनके विलेज हेडमैन पटेल, मंडल या भोल कहलाता था। बेसिकली सेंट्रल इंडिया में मल्टी विलेज काउंसिल्स का सिस्टम स्ट्रांग था।
इसका कोर लॉजिक क्या था? To manage inter-village disputes, protect territory, and preserve their traditions against outside influence. It was a form of regional self-governance. ठीक है, क्वेश्चंस। ओरांस के कॉन्फेडरेशन को क्या कहते हैं? Parha organization. परहा के कुछ ऑफिशियल्स के नाम बताओ। Raja, Diwan, Kotwal. मुंडास के मल्टी विलेज यूनिट के हेड को क्या कहते थे? Monkey. गोंड्स के विलेज हेडमैन के क्या टाइटल्स थे? Patel, Mandal या Bhol. सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स का पॉलिटिकल सिस्टम किस चीज पर बेस्ड था? Clan solidarity and multi-village confederations. गॉट इट। टाइम फॉर प्रैक्टिस। Practice saying, the Orans created the Parha Confederation, a regional government based on clan solidarity. एंड अ मिनी रिकैप। In short, Central Indian tribes like the Oran and Munda developed sophisticated multi-village confederations, Parha, for regional governance. और अब आखिरी जोन, साउथ इंडियन ट्राइब्स। ये ट्राइब्स इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली मोस्ट बैकवर्ड मानी जाती हैं, तो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी सिंपलर है। जैसे? अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स, ये अभी भी गैदरिंग हंटिंग स्टेज में है। हर लोकल ग्रुप में 5-10 फैमिलीज होती हैं और उनका अपना हेडमैन होता है। बहुत सिंपल। और कुछ ट्राइब्स में तो हेडमैन होता ही नहीं। एग्जैक्टली। ओलार्स एंड अरानादार्स, इनमें कोई हेडमैन नहीं होता। जब भी प्रॉब्लम होती है, सिंगल फैमिलीज के हेड्स मिलकर डिसाइड करते हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फिर आते हैं अदियार्स ऑफ केरला। हेडमैन का ऑफिस हेरिडिटरी है, बट वो ऑटोक्रेटिक रूलर नहीं है। ही जस्ट प्रिजाइड्स ओवर मीटिंग्स। तो यहाँ का लॉजिक सीधा सीधा उनकी इकोनॉमी से जुड़ा है। बिल्कुल। सिंपल सबसिस्टेंस इकोनॉमी मीन्स सिंपल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देयर इज नो सरप्लस टू मैनेज, नो लार्ज टेरिटरी टू डिफेंड। सो क्विक क्वेश्चंस, अंडमान ट्राइब्स का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल, स्मॉल लोकल ग्रुप्स ऑफ 5-10 फैमिलीज विद देयर ओन हेडमैन। किन ट्राइब्स में कोई परमानेंट हेडमैन नहीं होता? ओलार्स एंड हलानादार्स। वहाँ डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? Heads of different families come together to decide when a problem arises. अदियाज ऑफ केरला के हेडमैन का रोल क्या है? He is not an autocratic ruler, he just presides over the meetings. साउथ इंडियन ट्राइब्स का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सिंपलर क्यों है? Because they are generally economically and technologically more backward, form follows function. Great. Let's do the practice cue. Practice. South Indian tribes like the Olars have a very simple political organization, sometimes with no permanent headman at all. Or mini recap. In short, the political organization of South Indian tribes is often very simple, reflecting their subsistence level economy, with some tribes having no formal leadership structure. अब उस दुनिया में चलते हैं जो supernatural और suprasensory है. Let's talk about tribal religion. ये उनकी लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा है. It's their way of making sense of the world. तो शुरू करते हैं core concepts. Animism, Bonga, religion को supernatural के प्रति human response माना जाता है. Tribal religions को animism कहा गया है. Animism. ये बिलीफ कि हर चीज में एक स्पिरिट या फोर्स है। पत्थर, नदी, पेड़, सब में एक आत्मा है। The world is alive. यस, और इसी से जुड़ा है छोटा नागपुर की ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट बोंगा। ये बोंगा क्या है? ये एक सुपरनैचुरल पावर को बोंगा कहते हैं। ये इनडेफिनिट और इम्पर्सनल है, कोई पर्सनल भगवान नहीं। Example? एक बाइसाइकिल एक बोंगा है, पर एक पावरफुल स्टीम इंजन उससे बड़ा बोंगा है, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है। So it's about a life force or power. Exactly. The core logic is that the universe is filled with an impersonal force, and humans must learn to live in harmony with it. Questions time. Tribal religions को generally क्या कहते हैं? Animism. Animism का क्या मतलब है? The belief that everything, animate or inanimate, has a spirit or soul. बोंगा क्या है? An impersonal, supernatural power or force believed in by tribes of Chota Nagpur. बाइसाइकिल और स्टीम इंजन में से कौन सा बड़ा बोंगा है और क्यों? The steam engine because it possesses more power. क्या बोंगा एक पर्सनल गॉड है जैसे विष्णु या शिवा? नहीं, it is indefinite and impersonal. It's a force, not a deity. Let's practice. Practice saying, animism is the belief that everything has a spirit. Bunga is an impersonal, supernatural force. और इसका मिनी रिकैप? In short, tribal religion is often animistic, based on the belief in a life force present in all things, exemplified by the concept of Bunga. अब आगे बढ़ते हैं. Ancestor worship and fetishism. Most tribes believe कि सोल मरने के बाद भी रहती है. Ancestors की आत्मा उन्हें बीमारियों और बुरी शक्तियों से बचाने आती है. तो वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। हाँ, टुडास और होर्स क्रिमेशन के बाद 2 सेरेमनीज करते हैं टू एंश्योर अ फाइनल डिपार्चर ऑफ द सोल टू द अदर वर्ल्ड. और फेटिशिज्म ये क्या है? ये बिलीफ की कुछ ऑब्जेक्ट्स में सुपरनैचुरल पावर पोजेस्ड होती है. जैसे उड़ीसा के बोंडास एक पर्टिकुलर स्वॉर्ड की पूजा करते हैं. उनका मानना है कि वो उन्हें माइटी राजपूत वॉरियर्स से कनेक्ट करती है. वो तलवार उनके लिए एक फेटिश है. सो कोर लॉजिक क्या है इसके पीछे? Ancestor worship provides a sense of continuity and protection. Fetishism concentrates supernatural power into a tangible object, making it easier to worship and control. राइट. क्वेश्चंस. मोस्ट ट्राइब्स मरने के बाद सोल के बारे में क्या बिलीव करते हैं? They believe that the soul continues to exist after death. एंसेस्टर्स की आत्मा का क्या रोल माना जाता है? They are believed to protect the living from diseases and evil spirits. फेटिशिज्म क्या है? द बिलीफ दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर पोजेस्ड with supernatural power.
बोंडा ट्राइब के फेटिश का एग्जाम्पल दो। They worship a particular sword believed to connect them to their Rajput warrior ancestors. टोडाज और होज स्पेशल सेरेमनीज क्यों करते हैं आफ्टर क्रीमेशन? To ensure the soul makes a final peaceful departure to the land of the dead. प्रैक्टिस क्यों? Practicing ancestor worship is common in tribal societies, and fetishism is the belief in objects with supernatural power. एंड अ क्विक रिकैप। In short, beliefs like ancestor worship and fetishism provide tribes with a sense of protection, continuity, and a tangible connection to the supernatural world. अब देखते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड द ट्राइबल गॉड्स। नॉन-ट्राइबल्स के कॉन्टैक्ट से ट्राइबल बिलीफ्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। पहले हिंदुइज्म की बात करते हैं। हिंदुइज्म ने अनऑब्ट्रूसिवली यानी धीरे-धीरे ट्राइबल लाइफ और कल्चर पर इम्पैक्ट डाला है। ट्राइबल्स ने पॉपुलर हिंदू डीटीज, फेस्टिवल्स और बिलीव्स को अडॉप्ट किया है। जैसे? ओराउन्स में काली और लक्ष्मी की पूजा और विष्णु भगत जैसे कल्ट्स इसका एग्जाम्पल है। और क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट? क्रिश्चियन मिशंस का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट और डायरेक्ट रहा है। क्रिश्चियनिटी ने एक न्यू सेंस ऑफ डिग्निटी, वाइडर कंपेनियनशिप और बेटर टूल्स फॉर एडेप्टेशन दिए हैं। इसने को रिलीजनिस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हाँ, बट इससे उनके ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, क्योंकि इसने उनसे कंप्लीट ब्रेक की मांग की। सो इट वाज अ डबल एज सॉर्ड। बिल्कुल। लेट्स क्विज ऑन दिस। हिंदुइज्म का इम्पैक्ट कैसा था? अनऑब्ट्रूसिव एंड ग्रेजुअल। इट वाज मोर ऑफ एन इंटीग्रेशन देन अ रिप्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल दो जहां ट्राइबल्स ने हिंदू डीटीज को अडॉप्ट किया। The Oriens started worshipping Kali and Lakshmi. क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट कैसा था? Very direct and often disruptive to the traditional social structure. क्रिश्चियनिटी ने ट्राइबल्स को क्या पॉजिटिव चीजें दी? A new sense of dignity, a wider community of co-religionists, and better tools for modern adaptation. और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? It often led to the decay of their traditional institutions and values. ओके, प्रैक्टिस टाइम। Practice. Hinduism's impact was gradual and integrative, while Christianity's was direct and often led to a break from tradition. एंड द रिकैप। In short, both Hinduism and Christianity profoundly impacted tribal beliefs, with Hinduism leading to cultural synthesis and Christianity often causing a more radical social change. अब दो और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स, हेड हंटिंग एंड शैमनिज्म। Headhunting. ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की नागा ट्राइब्स में प्रेवलेंट था। अब ये प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। इसके पीछे मोटिव क्या था? सिर्फ वायलेंस? नहीं, इसका मोटिव था कि हंटेड पर्सन की सोल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हंटर के सबऑर्डिनेट हो जाती हैं। हो, एक मैजिको रिलीजियस बिलीफ। हाँ, it was also seen as a marker of muscular power and an added qualification for an eligible bachelor. राइट। और shamanism. शामन यानी ओझा, वो व्यक्ति है जो स्पिरिट्स की दुनिया से कम्युनिकेट करता है। डॉक्टर जैसा? काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल डॉक्टर। लोग जब बीमार होते हैं या कोई परेशानी आती है तो वो शामन के पास जाते हैं। शामन रिचुअल्स, सैक्रिफाइस या हवन करके स्पिरिट्स को शांत करता है। So he is the mediator between the human and spirit worlds. प्रिसाइसली। Questions. Headhunting कहाँ prevalent था? Among the Naga tribes of the northeastern region. इसका मैजिको रिलीजियस मोटिव क्या था? To subordinate the hunted person's soul and powers to the hunter. शामन कौन होता है? A person who communicates with the spirit world to heal the sick or solve problems. लोग शामन के पास क्यों जाते हैं? When they are sick or facing a crisis, believing it's caused by spirits. हेड हंटिंग का सोशल सिग्निफिकेंस क्या था? It was a mark of manhood and a qualification for marriage. लेट्स गेट द प्रैक्टिस क्यू। Practice saying, headhunting was a magical religious practice of the Nagas, while a shaman is a spiritual healer who communicates with spirits. एंड द मिनी रिकैप। In short, practices like the now defunct headhunting and the widespread belief in shamanism show the deep integration of magic and religion into the daily life of tribes. और अब आते हैं सबसे यूनिक इंस्टीट्यूशन पर, द यूथ डॉर्मेट्री। इमेजिन अ कम्युनिटी हॉल जहां सारे अनमैरिड यंग बॉयज एंड गर्ल्स रात को रहते हैं, सीखते हैं और अपनी सोशल लाइफ जीते हैं। This is not a hostel, it's a traditional university of life. तो पहला सब टॉपिक, कॉन्सेप्ट एंड नेम्स। Youth dormitory एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो प्रिमिटिव सोसाइटीज में मिलती है। यहाँ अनमैरिड यूथ रहते हैं। और इसके अलग अलग नाम हैं? हाँ, औरान्स इसे धुमकुलिया कहते हैं, गॉन्स गटिल कहते हैं, मुंडा और हो गिटियोरा कहते हैं। सो कोर आइडिया इज अ कम्युनल हाउस फॉर द यूथ। Yes, a central institution in the village for a specific age group. क्विक क्वेश्चंस। गोन्स के यूथ डॉर्मेट्री का क्या नाम है? गटुल, और आंस का? धुमकुरिया, मुंडा और हो का? गिटियोरा, यूथ डॉर्मेट्री में कौन रहता था? अनमैरिड यूथ ऑफ द विलेज। क्या ये एक मॉडर्न हॉस्टल जैसा था? नहीं, ये एक ट्रेडिशनल एजुकेशनल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन थी। लेट्स प्रैक्टिस। Practice saying, the youth dormitory of the Gons is called Gutul, and for the Orans, it's Dhumkuria. एंड अ क्विक रिकैप। In short, the youth dormitory, known by names like Gutul or Dhumkuria, was a communal house for the unmarried youths in many tribal societies. नेक्स्ट, ओरिजिन एंड फंक्शन। ये शुरू क्यों हुआ? इसके ओरिजिन पर डिबेट है। कुछ कहते हैं कि ये छोटे घरों में इंसेस्ट प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया। कुछ कहते हैं टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम विटनेसिंग द प्राइमल सीन, यानी पेरेंट्स के इंटीमेट मोमेंट्स। इंटरेस्टिंग थियरीज। इसका फंक्शन क्या था? बहुत सारे। ये एक रिक्रिएशनल क्लब था, अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ड्यूटीज और एक प्लेस फॉर मैजिको रिलीजियस सेरेमनीज है। ट्रेनिंग सेंटर? कैसी ट्रेनिंग? यहाँ सीनियर्स जूनियर्स को ट्राइबल लॉ एंड ट्रेडिशन सिखाते थे। एस.सी. रॉय ने ओराउन्स के डॉर्मेट्री के
तीन फोल्ड पर्पस बताए, Hmm. इकोनॉमिक, फूड क्वेस्ट, Hmm. सोशल, ट्रेनिंग और मैजिको रिलीजियस। So it was a holistic school. एग्जैक्टली, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। Let's test this. Youth dormitory के origin की एक theory क्या है? To prevent incest within the family in small, cramped houses. इसका एक major function क्या था? To act as a training center for social and economic duties. SC Roy के according around dormitory के तीन purpose क्या थे? Economic, social and magico-religious. इस institution में education कौन देता था? The senior members taught the junior members about tribal law and traditions. तो क्या ये सिर्फ लड़कों के लिए था? Nahi. In many tribes like the Gonds, there were dormitories for both boys and girls. Got it. Let's practice. All aspects of tribal life. And the mini recap. In short, the youth dormitory served as a vital traditional university, training young members in economic, social and religious duties. तो फिर ये इतनी virile, colorful और useful institution अब खत्म क्यों हो रही है? Next topic. Decline of the institution. ये एक दुख की बात है कि ये इंस्टीट्यूशन अब खत्म हो रही है। इसके दो मेजर कॉजेज हैं। पहला, कल्चर कॉन्टैक्ट्स विद द हिंदूज, अर्बन वेज ऑफ लिविंग से कॉन्टैक्ट के कारण उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस छोड़ दी, उन्हें ये पिछड़ा हुआ लगने लगा। और दूसरा द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। मिशनरीज ने इस इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करने के लिए सिस्टमैटिक एफर्ट किया क्योंकि वो इसे इमोरल मानते थे। So एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम ही खत्म हो गया of life. दूसरा मेजर कॉज क्या था? The spread of Christianity and the efforts of missionaries to dismantle it. मिशनरीज ने इसे डिसमेंटल क्यों किया? They generally viewed it as a place of immorality and promiscuity. इसके डिक्लाइन से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? It destroyed a traditional educational system and created a cultural vacuum. आज डॉर्मेटरीज की क्या हालत है? In most villages, they are in a dilapidated condition, just a memory of the past. Okay, time for the practice cue. Practice saying, the youth dormitory declined due to culture contact and the efforts of Christian missionaries. And the final mini recap for this section. In short, this unique and vital institution is now disappearing, primarily due to external cultural influences from both Hinduism and Christianity. Phew, what a journey. हमने family structures से लेके economic systems, political setups, religious beliefs और youth dormitories तक सब कुछ cover किया. The key takeaway is the sheer diversity and adaptability of tribal societies in India. उनका हर custom, हर tradition, उनके environment और social needs का एक logical outcome है. तो आज हमने सीखा. Let's do a quick recap. Social relations. Families can be nuclear or joint, patriarchal or matrilineal, जैसे खांसीस. Kinship usages like avoidance, joking and kuvaid, social order maintain करते हैं. Economic org. Economies are production-consumption type, with no concept of surplus. Activities range from hunting to industrial labor. Political org. Systems vary from democratic councils, khasis, to autocratic chiefs, some nagas, and confederations, orons, parha. Religion. Beliefs are complex, involving animism, ancestor worship, and bonga. Hinduism and Christianity have had a profound impact. Youth dormitory. The Gutul or Dhoom Kuriya was a central institution for training the youth, which is now in decline. अब थोड़ा सोचो इन questions पर. These are some content probes for our listeners. Let's hear them. 1. What's the main difference between a matrilineal and a patriarchal society? 2. Why is the concept of surplus absent in most primitive economies? 3. How is the political organization of the Khasis different from that of the Gongs? 4. What is bonga? Can you give an example? 5. What was the main purpose of a youth dormitory, disappearing today? Great questions. Here's a simple challenge for everyone listening. अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट जैसे कुवाड या यूथ डॉर्मेटरी सिर्फ 1 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. देखते हैं कितना याद रहा. That's a great challenge. That's all for today's deep analysis. I hope आपको ये सफर पसंद आया होगा. अगर हाँ, तो कमेंट करके बताओ कि सबसे फैसिनेटिंग क्या लगा. और ऐसे ही अमेजिंग डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना. अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक कीप लर्निंग.